देतुलैयो अम्मा शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 1132। दिन शनिवार, तारीख 25 जनवरी 2025। और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर प्रहलाद चावला साहब, जो इससे पूर्व भी हमारे यहाँ 4-5 बार पहले लेक्चर ले चुके हैं। और आज आपका जो विषय है वो है प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड, शंकाएं, भ्रांतियां एवं समाधान। अब मैं आदरणीय एनके साहब से, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स कानपुर से, उनसे कहूंगा दो शब्द आदरणीय डॉक्टर साहब फिर से बताएं। आदरणीय साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी। आज आपने बुलाया इस चीज के लिए धन्यवाद कि डॉक्टर प्रहलाद चावला साहब को और हमको मौका दिया उनको एक बार पुनः इंट्रोड्यूस करने के लिए। डॉक्टर साहब का जहाँ तक मुझे याद है आज चौथा उद्बोधन है हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे। और डॉक्टर साहब डायबिटीज के और हाइपरटेंशन के एक्सपर्टाइज है उनका। उनका डायबिटीज और हाइपरटेंशन का एक रिसर्च सेंटर टाइप खुला हुआ है कबीर नगर में, जहाँ वो बैठते भी हैं। गोविंद नगर में भी, गोविंदपुरम में भी उनका क्लिनिक है। डॉक्टर साहब की डिग्री आप देखें तो कितना पढ़ते हैं, कितना पढ़े उन्होंने। MBBS, MD, MA, उसके FIACM, FICP, DFID, पढ़ते ही रहे डॉक्टर साहब, पढ़ते ही रहे। लेकिन उसका फायदा हम लोग को मिल रहा है, समाज को मिल रहा है। डॉक्टर साहब अपनी क्लिनिक में बैठ के इलाज करते हैं और उनके जो बोलने का तरीका है, लहजा जो हम लोग भी यहाँ सुनते हैं, मुझे लगता है उनसे बात करके आधी बीमारी वैसे ही हमारी दूर हो जाती है। और जैसे कि उनका नेचर है, वो एक चैरिटेबल भी काम करते हैं। जो अपना चैरिटेबल उनका जो OPD है वो IMA में होता है, सेक्टर 8 राजनगर में। वो थर्सडे को होता है शाम को। तो जो लोग वहां पर भी जाएं तो वहां भी डॉक्टर साहब बड़े प्यार से देखते हैं अपने मरीजों को, उनका इलाज करते हैं। तो आज का जो विषय है, आज का विषय बड़ा, कहना जी, बहुत कॉमन लेकिन बहुत जरूरी है। जैसे अचानक कोई बात हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो फर्स्ट एड के लिए हम लोग क्या करें, फर्स्ट एड कैसे होती है। मुझे डॉक्टर साहब याद है कि जब मैं 7th 8th में पढ़ता था, समटाइम इन 72 73, तो हम लोग की क्लास में एक कोर्स हुआ था 15 20 दिन का। हम लोग को रोज एक पीरियड होता था जिसमें फर्स्ट एड पढ़ाई जाती थी। और फर्स्ट एड में किस तरह की पट्टी बांधनी, कैसी चोट में कौन सी पट्टी बांधनी है, सिर की चोट में कैसे पट्टी बांधनी है, कमर की चोट में कैसे पट्टी बांधनी है, पैर में फ्रैक्चर हो जाए तो कैसे। तो पूरा कोर्स उस वक्त करवाया गया था जब हम लोग बच्चे थे, और उसके बाद में उसका टेस्ट भी हुआ था, उसके मार्क्स भी मिले थे। तो ये वाकई में हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत अहम हिस्सा है। तो डॉक्टर साहब के आज जो, कहना चाहिए, जो सवालात हैं, जिन चीज़ों पे वो खुद बताएंगे कि किस तरीके बुखार आ जाता हम लोग को, तो हम लोग को उस वक्त क्या करना चाहिए। अगर हमें आंख में कोई चीज चली जाती तब क्या करना चाहिए, कहीं हम जल जाएं, थोड़ी सी कहीं आग लग जाए या शरीर में किस तरीके जलन हो, तो उसको किस तरीके से हमको ठीक करना है। अगर हमारा डिसेंट्री हो गई, पेट खराब हो गया, तब हमको क्या करना है। इस तरह की छोटी छोटी चीजें रोजमर्रा में हम लोग कहीं ना कुछ हम लोग फेस करते हैं। तो उनके विषय में, तो मैं डॉक्टर साहब, चूंकि यार डॉक्टर साहब को सिर्फ हमारे पास 7 बजे तक ही अवेलेबल है, 7 बजे डॉक्टर साहब को एक दूसरी मीटिंग अटेंड करनी है। तो मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो रोजमर्रा की तकलीफें हम लोग फेस करते, तकलीफें कह लीजिए या अचानक आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बैठे बैठे, और खासकर जो मेरे को भी अक्सर रहती है डॉक्टर साहब, उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप जरूर बताएं बुखार के लिए। कि शरीर में लगता बुखार और बुखार होता नहीं। मैं आपकी किताब पढ़ रहा था, वो उसमें बुखार वाली जो, ये आप ये मेरे को अरविंद शर्मा साहब ने शेयर की थी कि बुखार होता है, लेकिन जब टेम्परेचर लेते हैं तो उसमें आता नहीं बुखार। उसमें वही 98.6 वो लगता है, लेकिन फिर हम लोग कह देते हैं हरारत हो रही है। तो हरारत शब्द, और ऐसा बुखार जो आपका शरीर निढाल टाइप हुआ, बड़ी वीकनेस में महसूस करते हैं, लेकिन बुखार नहीं होता। माथा छुओ तो गर्म लगता, हाथ छुओ ठंडा लगता है। ये कैसी परिस्थिति होती है और इन स्थितियों में क्या किया जाए। मैं आपका स्वागत करता हूँ डॉक्टर साहब, और अब ये प्लेटफॉर्म आपके पास है। आप हम लोग को संबोधित करें और हम लोग का ज्ञानवर्धन करें। आज के उद्बोधन के लिए बहुत बहुत स्वागत, डॉक्टर प्रहलाद चावला। नमस्कार। मुझे भी आप लोगों से बात करके एक आत्मीयता सी महसूस होती है, और इसीलिए शायद मैं आ भी जाता हूँ। हालांकि मुझे इस बार लग रहा था कि मेरे जो प्रिय विषय हैं उन पर चर्चा हो चुकी है, तो मैं क्या करूंगा इस बार। मैंने कहा चलो, ये एक विषय है जो सभी लोगों से जुड़ा होता है, कभी ना कभी आवश्यक भी होता है। एज ए डॉक्टर मैं जरूर इन पर अगर चर्चा करूंगा तो शायद आपको लाभ होगा, और कुछ आगे भी आप प्रचार प्रसार इस चीज का कर पाएंगे। तो जो मेरा उद्देश्य था, इस एक जो पुस्तिका मैंने प्राथमिक चिकित्सा शंकाएं भ्रांतियां समाधान आज से करीब 12 साल पहले लिखी थी, वो अभी भी लोगों को लाभान्वित तो लोग हो ही रहे हैं उससे, और आप लोग भी कुछ और जुड़ेंगे तो कुछ और लोगों के लिए शायद मैं ये योगदान दे पाऊंगा समाज के लिए।
तो यही सोचते हुए मैंने कहा ठीक है, इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो जो सबसे पहले जो मुझे, जब एज ए डॉक्टर जब मैं क्लिनिक पे बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि पेशेंट्स ना, जब बुखार का मरीज जब मेरे पास आता है, और वो खास तौर से सर्दियों में दिन आजकल जो भी आता है, 103 हो गया है डॉक्टर साहब, 104 हो गया है डॉक्टर साहब, क्या करें क्या करें। तो मैं अक्सर उनसे बोलता हूँ कि आप बुखार किसे कहते हैं? शरीर की गर्मी बढ़ गई, उसका उसको आपका शरीर जो है तापमान कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो आप चाहते तो हैं कि बुखार उतरे, लेकिन कंडीशन ऐसी दे देते हैं कि जिससे बुखार बिल्कुल भी ना उतरे। जैसे सर्दियों में हम ऊनी कपड़े इसलिए पहनते हैं कि शरीर की गर्मी को अंदर रखें, और शरीर की गर्मी को बुखार कहते हैं। आप कपड़े जब पहन लेंगे, एक कपड़ा, दो कपड़े, कंबल, ये सब चीजें ओढ़ेंगे, तो वो तो टेम्परेचर तो बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि आप उसको अंदर रखना चाहते हैं। वैसे आप चाह रहे थे बुखार उतारना। तो सबसे पहले तो यही है कि हमें कंडीशन ऐसी देनी है ताकि बुखार उतर सके, क्योंकि हम कंडीशन ऐसी नहीं देते तो क्या होता है, फिर शरीर को अपने अंगों जो अंदर जो बहुमूल्य अंग है शरीर के अंदर, उनको बचाने के लिए उसके तापमान को, तो शरीर वाटर एवोपरेट करता है, पानी को भाप के रूप में उड़ाता है, जिससे ताकि शरीर ठंडा बना रहे और शरीर का तापमान एक लेवल से ज्यादा ना आ जाए, जो इंटरनल ऑर्गन जो है हमारे वो डैमेज ना हो पाए। तो जब ऐसी स्थिति आप पैदा कर देते हो, पानी बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, लीटर्स के हिसाब से लॉस हो जाता है। तो ऐसे में जब भी बुखार उतरता है, चाहे वो पसीना जिसे बोलते हैं, पसीना आकर के, या आपको पता भी नहीं लगा कि इतनी भाप बन करके उड़ गया वो पानी आपके शरीर से, तो वीकनेस बहुत आ जाती है। तो इसलिए जब भी हमें लगे कि बुखार हो रहा है, तो सबसे पहला काम तो, अच्छा तरीका ये होता है कि हाइड्रोथेरेपी, कि हम बोलते हैं पानी की पट्टी रख दी जाए। और पानी की पट्टी सिर्फ माथे पर रखने से काम नहीं चलता। माथा तो शरीर का, जिसे कहना चाहिए 0.5% एरिया भी नहीं है। हमारा शरीर तो बहुत बड़ा है। तो हम अगर बाकी हिस्सों को कंट्रोल कवर रखेंगे और सिर्फ माथे पे पट्टी करेंगे, तो उससे सिर का दर्द तो थोड़ा सा शायद कम होगा, लेकिन बुखार फिर भी नहीं उतरेगा, और उसके लिए शरीर को ही मेहनत करनी पड़ेगी फिर। तो इसलिए सर्दियों के दिन में यदि बुखार आता है, तो कपड़ों को हमेशा कम कर दे। और आपको लगता है कि बहुत कई बार तो कम करने से ही तापमान आपका, वातावरण का तापमान जो काफी कम होता है, अगर कपड़े आपने कम कर दिए तो उसी से ही उतर जाता है। लेकिन अगर नहीं भी उतर रहा है, तो प्रारंभिक अवस्था में आपको लगता है कि बहुत ज्यादा बुखार है, तो आप, बहुत बुखार है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो आप पैरासिटामोल की गोली एक ले सकते हैं। लेकिन ये जो बुखार जो है ना, शरीर का तापमान, ये जो है तो ये बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, कि शरीर जब भी हमारे अंदर कीटाणु आ जाते हैं, चाहे वो वायरस हो चाहे वो बैक्टीरिया हो, तो इनको मारने के लिए शरीर जो है वो तापमान बढ़ा देता है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे जिंदा नहीं रह सकते। तो वास्तव में तो हम अपने तापमान को कम करके इनकी मदद करते हैं, इनको जिंदा रहने में मदद करते हैं, लेकिन शरीर तो चाह रहा था कि तापमान बढ़े, तो ये खुद ही मर जाए, इनके लिए कोई दवाई हमें ना खानी पड़े। तो एक तो पहले यही समझना होगा कि जो बुखार जो है वो शरीर का एक बचाव का तरीका है इन्फेक्शन से। तो अगर संभव हो तो अगर टैबलेट ना खा करके हाइड्रोथेरेपी के द्वारा ही अगर आप अपना तापमान उतारे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी कभी मजबूरी हो तो पैरासिटामोल की गोली एक आध बार दिन में ले सकते हैं। लेकिन ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि अगर बुखार हमारा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गए बुखार को देखते हुए, साथ में उल्टियां भी होने लग गई हैं, वीकनेस बहुत ज्यादा आ गई है, तो हमें 3 दिन से ज्यादा तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन 1, 2, 3 तो दिन अपने आप ले लेते हैं, लेकिन ज्यादा अगर हो रहा है, वीकनेस बहुत आ रही है, उल्टियां बहुत हो रही हैं, बहुत ज्यादा सिर में दर्द हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, और उसके जो भी डॉक्टर को उचित लगे वो जांच कराएं आपकी, या जो भी आपको सजेस्ट करें उसको मानते हुए अगर आप बुखार का इलाज करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। एक सवाल आपने और पूछा था कि हमें हरारत लगती है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। होता है क्या है कि जैसे जो समझाया जाता है कि 98.6 एक तापमान एक बना दिया गया, आर्बिट्री एक लाइन बना दी गई कि इससे ऊपर है तो हम कहेंगे तापमान बढ़ रहा है, और इससे नीचे है तो हम कहेंगे तापमान। यही ऐसे ही ब्लड प्रेशर में भी बना दिया गया 120/80, ये एक एवरेज है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, तो शरीर का जो बेसलाइन टेम्परेचर है वो नीचे हो जाता है। तो आप अगर नॉर्मल अवस्था में अपना टेम्परेचर देखेंगे, तो आपका वो कभी भी 98.6 नहीं होगा। जब आपको नहीं लग रहा कि मेरे को बुखार है, तो वो आपका 96 हो सकता है। कभी कभी तो सर्दियों में अगर कभी आपने देखने की कोशिश करी, तो वो ऐसा लगेगा 95 ही आ रहा है, ये क्या हो गया, क्योंकि वातावरण का टेम्परेचर उसमें मिल जाता है। इसीलिए वास्तव में जो टेम्परेचर नापने का जो सही रास्ता है ना, वो लेटरिन के रास्ते पे जो एनल टेम्परेचर होता है ना, उसको एक्यूरेट टेम्परेचर माना जाता है।
या फिर उसके बाद फिर थर्मामीटर जो मुंह के अंदर है, क्योंकि इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। हमने अगर थोड़ी देर पहले ठंडा पानी पिया है तो शरीर का तापमान बढ़ जाएगा, हमने गरम गरम चाय पी है तो शरीर का तापमान बदल जाएगा। तो हमें जो मेन चीज ये है कि इस चीज को समझना होगा कि तापमान एक ऐसी चीज है, और किसी का भी तापमान यदि जितना रहता है उससे 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक अगर बढ़ जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जब भी बढ़ जाए, तो उसको लगता है मुझे बुखार हो गया। तो अगर आपका 96 रह रहा था, 97 या 97.5 हो गया, तो आपके लिए तो वो बुखार है, लेकिन थर्मामीटर में उसको बोल देंगे कि हम आया नहीं बुखार। तो ऐसे में अगर आपको डिस्कम्फर्ट लग रहा है और शरीर में दर्द हो रहा है, तो ठीक है, आप पैरास्टामोल की गोली ले, और अगर ज्यादा रह रहा है, रोज ही आपको महसूस हो रहा है, तो वो ये इन्फेक्शन के इंडिकेशन हो सकते हैं। तो आपको, अगर बहुत दिन हो गए इस चीज को चलते चलते, 2-3 दिन से ज्यादा हो गए, तो फिर आपको डॉक्टर से सलाह करके उसका वाकई आपको जांच करा करके जो भी बुखार, जिस तरीके का बुखार निकले, उसी तरीके से डॉक्टर आपका उसका समाधान करेंगे, और जो कोर्स बताएं उसको आप पूरा करें। डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज ये पूछना चाह रहे थे। आपने कहा कि शरीर जो है लड़ने के लिए टेम्परेचर बढ़ाता है वायरस से, बैक्टीरिया से। इसमें कितने डिग्री तक हम लोग का शरीर बर्दाश्त कर सकता है टेम्परेचर? कई बार जैसे होता है 104 हो गया, 105, तो एकदम हड़कंप मच जाता है। अरे जल्दी करो, ये करो, वो करो, ये तो बहुत ज्यादा होगा। एक आध की मेरे 105-106 तक हुआ तो किसकी डेथ भी हो गई। तो किस बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल तरह? आप सही कह रहे हैं ऐसा। ज्यादातर देखो, जो सामान्यतः बुखार है, आपको 100 तक तो अगर ना लें दवाई तो ज्यादा अच्छा है। अगर 100 के नीचे नीचे है तो आपको पैरासिटामॉल भी अगर अवॉइड कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं है, तो आपको दवाई नहीं लेनी चाहिए 100 तक। लेकिन जब 101, 102 के ऊपर, तो हमारी दवाई काम भी नहीं करती है। तो उस समय तो आपको 102 से ऊपर होने पर तो जो आपका थर्मोस्टेट होता है जो बॉडी का, वो काम ही नहीं करता है। तो ऐसे में तो पैरासिटामॉल भी दोगे तो नहीं करेगा, तब तो आपको हाइड्रोथेरेपी, जिसे हम बोल रहे थे पानी की पट्टी करना, वो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि पानी की पट्टी करने में आपको पूरे शरीर पर पानी की पट्टी करनी है। सिर्फ एक मतलब माथे पर करने से काम नहीं चलेगा। उसका बेस्ट तरीका यही होता है, सर्दियों के दिनों में आप कपड़े कम कर दें तो भी आपका वो तापमान कम हो जाएगा, और गर्मियों में आप नहा लें, और टॉवेल से अपने शरीर को सुखाएं नहीं, उस पानी को अपने आप सूखने दें। और बहुत लंबे समय तक ना नहाएं। कई बार होता है कि आप बहुत ज्यादा एक्सपोज करके कि पानी के नीचे ही बैठ जाएं, कि मैं 15 मिनट बैठ जाता हूं, तो उसकी जरूरत नहीं होती है। लेकिन क्योंकि अगर ओल्ड एज है तो खासतौर से हल्का सा नहा लेंगे, और शायद सिर भी नहीं भिगोएंगे आप, हल्का सा नहा लेंगे और उस पानी को सूखने दें अपने आप। तो उससे वो हाइड्रोथेरेपी से आपका टेम्परेचर जो है जल्दी कम हो जाएगा, और आपको दवाई खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वे भाप बन देते हैं उसको। हाँ, और पानी जो है, आप पानी पीते रहें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पीने ओआरएस जाओ। इलेक्ट्रोल पाउडर जो होता है, वो अगर आप साथ में लेते रहेंगे, तो आपको बुखार होने के बावजूद भी, आपका पानी जो भाप बन करके उड़ रहा है उसके बावजूद भी वीकनेस नहीं आएगी। और 2-3 दिन, 4 दिन में अगर साथ में ओआरएस आप लेते रहेंगे और दवाई नहीं लेंगे, और टेम्परेचर को आप मेंटेन लेंगे जहां तक आप कंफर्टेबल है, तो 2-3 दिन में ये बॉडी की इम्यूनिटी वाला मैकेनिज्म है ये, बॉडी तो अपने आप लड़ सकती है। तो ना तो आपको एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी पैरास्टामोल की, अगर आप साथ में ओआरएस पीते रहेंगे। तो लेकिन बस वही ध्यान रखना है कि उल्टी नहीं हो तब तो ठीक है। लेकिन अगर वॉमिटिंग हो रही है और वहां से भी पानी आप पी भी नहीं पा रहे हो, और लॉस भी हो जा रहा है, और बुखार से भी उड़ रहा है, तो पानी की कमी, डिहाइड्रेशन की वजह से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो बस इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि 3 दिन से ज्यादा ना वेट करें तो अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, कुछ वो पेट के बारे में कुछ बता दें। जब कई बार एकदम से लूज मोशन शुरू, अच्छा खासा आप नॉर्मल चल रहे हैं, घर का खाना खाओगे, बाहर का खाना भी नहीं खाया, वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, लूज मोशन शुरू हो जाएंगे, जिसे डायरिया कहते हैं, ओरल। और इसके अलावा एसिडिटी भी कई बार बहुत तेज एकदम होने लगती, जबकि नॉर्मल आपने खाना खाया। ऐसा कुछ भी नहीं खाया जिसको कहा जाए बाजार का खाया या कुछ बाहर खा के आए, घर का नॉर्मल खाना बनाए, वो ऐसे टाइम में क्या करें? देखिए, जब इस तरीके का जो स्थिति होती है कि आपने, वो तो बेसिकली किसी भी वजह से हो रहा हो, तो जो जब भी ज्यादातर देखा गया है कि हमारे को जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है ना, 2-3 तरीके से हो सकता है। एक तो खाना गंदी तरीके से बना हो, चाहे वो बाजार का हो चाहे घर पे हो। जो बनाने वाला है उसने नाखून नहीं काटे हुए, उसको इन्फेक्शन था, उसने खाना बनाया, और चाहे आपकी मेड ने बनाया है, या घर पे ही किसी के जाने अनजाने में नहीं इस चीज को ध्यान रख पाए, या उनको इन्फेक्शन है, घर के जो उनको थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, उन्होंने उन्हीं हाथों को बहुत अच्छे से ना धो करके खाना बना दिया, तो वो भी घर के खाने से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा खाते समय आप हाथ अपने नहीं धोते अच्छे से,
और वो हाथ आपके कहीं पे भी सरफेस पे लगे हुए हैं, गंदे हैं, आपने उन्हीं हाथों से खाना खा लिया, तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन्फेक्शन तो है ही, ये तो पक्का है जब भी आपको हो रहा है। ठीक है। और जहां तक इंडाइजेशन की गैस की बात है, तो वो इन्फेक्शन की वजह से भी गैस ज्यादा बन सकती है, और कोई चीज घर में भी आपने जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी है, डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी, उससे ज्यादा खा लिया, अभी पहले वाला खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, आपने फिर दोबारा से खा लिया, तो वो इस तरीके से गैस बन सकती है उसमें। तो लेकिन करना क्या है ऐसी स्थिति में अगर इन्फेक्शन हो जाए? तो सिर्फ ये, क्योंकि जब भी अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो ये इंडिकेशन है कि आपका कोई गलत चीज चली गई है अंदर। तो गलत चीज जब बॉडी के अंदर चली जाती है, तो बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्या है कि या तो वो उसको उल्टी के द्वारा बाहर निकाल दे, और या फिर वो लेटरिन के रास्ते उस इन्फेक्शन को बाहर निकाल दे अपने आप। उसके लिए बहुत तेजी से पानी निकालती है बॉडी, जैसे धुलाई करते हो तो आप भी तो पानी लगा करके पाइप कर देते हैं ना, कि सड़क गंदगी हो गई है तो इसको फेंको बाहर। तो बॉडी भी क्या होता है कि अपना अंदर आंतों के अंदर पानी धकेलती है, और कहते हैं फटाफट धो करके निकल जाए, जल्दी से इसको निकाला जाए बाहर। ठीक है, हम्म। अब वो चाहे वोमिटिंग के रूप में निकले और लूज मोशन के रूप में निकले। लेकिन अब दोनों चीजों की वजह से हो रहा है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है, अगर उल्टी भी है साथ साथ और आपको अ, दस्त भी हो रहे हैं, तो वो बहुत मुश्किल वाली स्टेज होती है। तो ऐसे में हमें थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है, फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं कि हम अ, कोई एसिडिटी का कैप्सूल एक ले करके ट्राई करके देख सकते हैं, और ओआरएस अगर हम सिप करके थोड़ा थोड़ा पीते रहे, और वो बॉडी गंदगी जब निकल जाएगी तो वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। वो एक दिन या लग सकता है, कभी बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है और साथ में अगर बुखार हो जाए या बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है, तो हमको डॉक्टर से तुरंत ही सलाह लेना ज्यादा बेहतर रहता है। लेकिन अगर सिंपल आपको लूज मोशन हो रहे हैं, तो आपको ओआरएस इलेक्ट्रोल पाउडर पूरा 1 लीटर पानी में एक पैकेट घोलिए, और उसको आप पीते रहिए। 2 लीटर 3 लीटर भी दिन में आप पी लेंगे, तो 1 2 दिन में लूज मोशन अपने आप ठीक हो जाएंगे, और आपको दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है लूज मोशन में, यही कि वाटर अगर डिहाइड्रेशन हो जाए, खासतौर से एज में पानी पीने का जब मन नहीं कर रहा होता है आपको, तो बहुत हम्म। मुश्किल हो जाती है। तो वो अगर ओआरएस आप अगर पीते रहते हैं, तो 1 2 दिन में कोई दिक्कत नहीं है, लूज मोशन हुए भी तो आप जो पानी लॉस हो रहा है वो उसको आप रेप्लेनिश करते जा रहे हैं, जब रेप्लेनिश कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, गंदगी आपकी निकल गई तो आपको कोई दवाई खाने की जरूरत ही नहीं। बल्कि कुछ उल्टा होता है कि जब लोग 1 2 डोज खा लेते हैं, हम्म। 1 2 डोज खाते ही उन्हें लगता है मैं ठीक हो गया, फिर वो गलत गलत खाना खाते रहते हैं। तो फिर कई दिन बाद हमारे पास आते हैं, 5 दिन बाद, खाई उन्होंने 1 2 डोज खाई, लूज मोशन उनके ठीक हो गए, 5 दिन तक बीमार रहते हैं। तब उन्हें लगता है कि अब तो कमजोरी बहुत आ गई, अब तो खाने का नहीं मन कर रहा, अब तो भूख चली गई, तब वो डॉक्टर के पास आते हैं। तो अगर शुरू में ही ओआरएस अगर वो पीते रहें, 1 2 दिन ओआरएस से अपना रिप्लेनिश कर दें, और इलेक्ट्रोलाइट्स उनके ठीक बने रहेंगे, ओल्ड एज में खास तौर से। कि आप ओआरएस का बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कुछ हो जाए, बुखार हो जाए या आपको लूज मोशन हो जाए, आप अगर ओआरएस लेते हैं, तो मतलब ये मान लीजिए आपको 75% ऑफ द टाइम डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें मुझे लगता है डॉक्टर साहब कि कुछ लोग की आदत होती है पानी कम पीते हैं, मतलब वाकई उनको कहते रहे, उनको एक दो बार स्टोन भी हुआ किडनी में या यूरिनरी उसमें ट्रैक में, पानी पियो, तो बहुत नहीं, उनके वो कहते हैं मुझे लगता ही नहीं कि पानी पिए, मॉर्निंग में भी उठ के कहते पानी पियो, नहीं पीते। तो ऐसे में अगर वाकई में अगर वॉमिटिंग के साथ है तो देन इट इज मतलब सीरियस लगता है उसका मामला, उसका डर लगता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो रिसेंटली इट हैपेंड, 15 दिन पहले की बात है, घर में ही। तो मुझे रात तक तो मैं भी कहता रहा जो चीज़ आपने कही कि इन्फेक्शन निकल जाने दो, निकल जाने दो, लेकिन रात को 9:30 बजे जब सामने बैठे बैठे मुंह पे हाथ रखा, पानी उनको दिया, उन्होंने सब उलट दिया, फिर लेकिन नर्सिंग होम भागना पड़ा। तो उस वक्त लगा कि वही वॉमिटिंग हो रही है तो आपको अर्लीस्ट पॉसिबल जाना चाहिए, हाँ, ज्यादा वो देर तो तक वो बिल्कुल भी देखिए इंतजार नहीं करना। लगा कि तो वहां पर थोड़ा सा परेशानी लगती है। डॉक्टर साहब एक चीज मैं आउट ऑफ उसमें कॉन्टेक्स्ट पूछना चाहूंगा, वायरस और बैक्टीरिया, ये दोनों कह रहे हैं हाँ। बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक होता है वायरल इन्फेक्शन। वायरस का मुझे इतना आइडिया है कि वायरस की अपनी एक लाइफ होती है, 2 दिन 3 दिन 5 दिन 8 दिन 9 दिन, जैसा भी उसकी लाइफ साइकिल चलता है। बैक्टीरिया की कोई लाइफ का क्या है, उसकी कोई साइकिल नहीं होती, उसको मारना ही पड़ता है, ऐसा कुछ है? इन दोनों का डिफरेंस क्या है? और क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा खतरनाक है? वो थोड़ा सा अब क्लियर कर दो सर, थोड़ा सा इस आज के सब्जेक्ट के साथ। देखिए, दो चीजें, जैसे हम लोग नॉर्मली होता है ना, कुछ भी इन्फेक्शन हो हम एंटीबायोटिक खा लेते हैं, लेकिन एक तो वही चीज गलत है, खाना नहीं चाहिए। 1 डोज 2 डोज जो हम लेते हैं सिम्टम्स को खत्म करने के लिए। तो इसमें जो मुख्य कारण होता है, कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा कोई सब्जी आपने फल ही खाया, पता लगाया कि उसको स्प्रे इतना हो रखा था, इंसेक्टिसाइड इतना स्प्रे हो रखा था, अंगूर खाया आपने बहुत ज्यादा अच्छे से धोए नहीं,
खाए और आपको लूज मोशन हो गए। अब था तो वो केमिकल की वजह से आपका लूज मोशन, आप अननेसेसरी उसमें एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं। वो था ही नहीं, उसमें ना वायरस था ना बैक्टीरिया था। हम्म। तो आपको इसीलिए हम यही कहते हैं कि 1-2 दिन तो हमेशा आपको ओआरएस ही लेना चाहिए। अगर वॉमिटिंग नहीं है तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अब जहां तक बैक्टीरिया और वायरस की बात आती है, तो दिक्कत क्या है, वायरस बहुत सबसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म होता है और बैक्टीरिया थोड़े से बड़े साइज के होते हैं, दोनों ही आंखों से नहीं दिख पाते। तो वायरस, मोस्ट ऑफ द वायरल इन्फेक्शन सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। उनकी जो लाइफ साइकिल, थोड़ा स्पैन थोड़ा सा कम होता है। जैसे आपने खुद ही बताया कि 2-3 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 10-11 दिन तक कभी कभी हो जाता है वायरल इन्फेक्शन भी। और उसमें भी क्या होता है कि इनिशियली आपका वायरल इन्फेक्शन शुरू हुआ, लेकिन जब इम्यूनिटी लो हुई तो साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ने भी पकड़ लिया। शुरू में वायरल ही था, लेकिन वो साथ में कुछ और भी जुड़ गया। जब 10 दिन हो गया किसी को बुखार को, हमें लगा वायरल वायरल, हम नहीं सोचते हैं, फिर हमें सोचते हैं इसका मतलब कुछ और एड ऑन हो गया है जिसका जिसके साथ में। तो इसलिए हमें कभी कभी ऐसा सोचते रहे थे कि हम शुरू से कि लक्षण ऐसे ही आ रहे थे कि जैसे वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन फिर भी साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल के लिए हमारे पास आजकल, हालांकि वायरस के लिए एंटीवायरल ड्रग्स भी आ गई हैं, ठीक है, लेकिन पहले हमारे पास जो है ना, सिर्फ बैक्टीरिया के लिए होती थी। वायरस को हम सेल्फ लिमिटिंग मान के जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती थी, जो चीज की कमी करी उस इन्फेक्शन ने, उसको हम रिप्लेनिश करते रहते थे। और 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। जैसे डेंगू जैसे बुखार हुआ करता था, तो उसमें यही होता था, डेंगू की कोई दवाई तो है नहीं, तो हम 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन उन दवाइयों को लेते थे। और ये पानी पी लिया हमने, ओआरएस कर लिया, सारी चीजें करते रहे। और अपने आप ही फिर इनिशियली लोगों को जैसे थोड़ा कुछ समय पैनिक चला था कि भाई प्लेटलेट्स कम, प्लेटलेट्स कम। तो वो प्लेटलेट्स तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से कम होती है। 5 दिन में वायरल इन्फेक्शन खत्म हुआ, प्लेटलेट्स अपने आप बढ़ जाती हैं। इस बीच में चाहे आप बकरी का दूध पी लो, चाहे आप पपीते के पत्ते खा लो, चाहे पपीते का कुछ खा लो, या प्लेटलेट्स कभी कभी चढ़ाने की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन लोगों के पैनिक्स की वजह से ये एक बहुत ज्यादा चढ़ाई गई, क्योंकि पैनिक्स लोगों में बहुत हो गया। एक तो मीडिया इतना हाइप कर देता है इस चीज को, जबकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो जब तक प्लेटलेट्स की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, ब्लीडिंग ना हो रही हो कहीं पर, मीडियम। या हाई रिस्क ना हो कहीं पर, तो हमें प्लेटलेट्स देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। तो वो चीजें मीडिया ने इतना पैनिक कर दिया लोगों में कि लोग, नहीं डॉक्टर साहब प्लेटलेट्स की दवाई दो, नहीं डॉक्टर साहब प्लेटलेट चढ़वा दो। मतलब इतना ज्यादा लोग डरने लगते हैं, और मीडिया उसको एनकरेज करने लगा कि इतने लोग मर गए। शुरू में तो बहुत ज्यादा चलता था, अब प्लेटलेट चढ़ाना ऑलमोस्ट बंद हो गया है। जब थोड़ा सा मीडिया ने अलग तरीके से किया, एक एम्स से गाइडलाइंस आनी शुरू हो गई, तब लोग थोड़े अवेयर हुए कि भाई नहीं भाई, जरूरत नहीं है। जब जरूरत नहीं है तो अब वो प्लेटलेट्स वाली मशीनें ऑलमोस्ट ऐसे ही पड़ी हैं, वो बहुत ज्यादा यूज नहीं होती हैं। प्लेटलेट्स के लिए दवाइयां आई मार्केट में, हमने उनको यूज करके देखा, कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब मैंने खुद यूज किया, मैंने कहा 10 लोगों को दिया, 10 को नहीं दिया, 10 सारे के सारे लोग 10 दिन बाद सबकी प्लेटलेट नॉर्मल है। किंतु ये पपीते के पानी, पत्ते के पानी, इससे भी कुछ फर्क पड़ता है डॉक्टर साहब? नहीं फर्क कुछ पड़ता नहीं पता फर्क पड़ता, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी, आप, मैं तो ये बोलता हूँ, आपको टेस्ट आता है भैया कड़वी दवाई पीने में, पी लो। साइकोलॉजिकल होता है उसका कि हाँ, भाई। कभी कभी तो एल्कलॉइड्स होते हैं, नुकसान भी करते हैं। तो मतलब रफ, इजिली मैं नहीं एडवाइस करता हूँ। फिर मैं, ठीक है, बकरी का दूध पिलाना, पहने का चलो उसको भी कुछ पैसे मिल जाएंगे, बाकी लोगों को आप दवाइयों को जाके पैसे दे रहे हो, उसको भी देते रहो भाई। बकरी वाले दूध को, उसका भी बेचारे का भला हो जाएगा कुछ। दवाइयों वाली कंपनी को तो देते ही हो, दे दो। लेकिन मेरे साथ, मेरे पास कोई दवाई नहीं है प्लेटलेट्स की, मेरे तो आप ऐसे ही ठीक हो जाओगे, मुझे मालूम बट है। ऐसे और उसमें हो क्या, तो, उसमें कहते हैं डेंगू की आज तो कोई मेडिसिन नहीं बनी, ऐसा है, क्या बात है क्या? डेंगू वायरल इन्फेक्शन है ना। तो कहते हैं कि उसकी कोई मेडिसिन आज तक नहीं बनी, कोई ऐसा बात है क्या? हाँ, तो जरूरत नहीं पड़ी ना, 3-4 दिन में वैसे ही ठीक हो जा रहा है। कोई आदमी बहुत मॉर्टिलिटी हो रही हो, कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है कि बहुत लोग मर रहे हो, तभी कंपनी वाले भी रिसर्च करते हैं। जब ऐसा कुछ हो नहीं रहा तो इसलिए रिसर्च भी नहीं हुई, इसलिए मेडिसिन ढूंढी भी नहीं गई। कुछ वैसी दवाइयां आती हैं एंटीवायरल, उनको ट्राई किया गया, लेकिन जिनको दिया गया तब भी फायदा नहीं हुआ, नहीं दिया गया तब भी वही का वही रहा। कुछ खास तरीके के लोगों में वो होता है कि चांसेस उनके अंदर, जिसे कहना चाहिए इम्यूनिटी बहुत ही कम होती है, उनमें कभी कभी सीवियर डेंगू हो जाता है। तो वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है, लेकिन वो बहुत कम है, वो तो वैसे भी किसी को भी हो सकता है नॉर्मल इसमें। तो नहीं, इसीलिए उसमें कई बार ना बॉडी में जो है दाने टाइप के निकल जाते हैं, मतलब काफी, मतलब रैशेस, रैशेस, रैशेस हाँ। आती है, मतलब उसमें ना। हाँ, डेंगू में भी आ जाते हैं, रैशेस हाँ, आते हैं, डेंगू, बिल्कुल डेंगू की आते बात कर हैं। रहा हूँ, डेंगू के अंदर ना। ज्यादातर वो प्लेटलेट्स कई बार कुछ लोगों की सीवियरली लो हो जाती है, हम्म। तो उस केस में रैशेस भी आ जाते हैं, इचिंग भी बहुत हो जाती है। ज्यादातर डिहाइड्रेशन बहुत कंट्रीब्यूट करता है इसमें, तो वाटर इनटेक आप अच्छा रखें तो फिर ठीक रहता है।
ऐसा एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आजकल ना ओल्ड एज के अंदर हम लोग को जैसे अचानक को पेशाब रुक जाए, यूरिन रुक जाए अचानक, हम्म और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम तो कहते हैं कि 45 के बाद अक्सर होती है, मतलब हम्म। कुछ लोग मेडिसिन लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी लेते हैं। तो अचानक अगर रुक जाए तो ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? मतलब फिर तो पानी तो पीने से फिर और चीज मतलब दिक्कत रहती है, मतलब इमीडिएट मतलब हमको डॉक्टर के पास क्या ना जाए, रात के वक्त हो जाए अचानक, क्या नहीं, करें? बिल्कुल देखो, अगर अगर अचानक से बिल्कुल रुक जा रहा है और आपको पेन भी हो रहा है, तो हम्म, डॉक्टर के पास जाकर के ही वो डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि प्रॉब्लम आपकी इन्फेक्शन की वजह से, मतलब यूरिन ब्लैडर में भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ। कभी कभी ये रुकने का एहसास आपको इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। ब्लैडर, यूरिन तो बन ही नहीं रहा, और आप ऐसे में अगर, और ऑलरेडी ब्लैडर में यूरिन भरा हुआ है और आप यूरिन बनाने वाली और दवाई खा लेंगे, तो वो ब्लैडर फटने का खतरा हो जाता है। तो वो कभी नहीं करना चाहिए। तो ये ऐसे में अगर अचानक रुक रहा है तो बेस्ट है कि नियर बाई नर्सिंग होम में जाए, उनको जरूरत लगेगी तो वो नलकी डाल देंगे क्या और फिलहाल यूरिन पास हो जाएगा। उसके बाद अकॉर्डिंगली जांच होकर के कि अल्ट्रासाउंड होगा, प्रोस्टेट बड़ी हुई है तो दवाई शुरू हो जाएगी, तो ठीक हो जाएगा। अब उसमें यही है कि दवाई थोड़ी सी प्रोस्टेट के साथ यही है कि या तो सर्जरी कराते हैं, अदरवाइज आपको दवाई तो फिर वो लगातार खानी पड़ती है। और उसमें देखा गया है कि बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स है नहीं, तो लोग 10 साल से भी खा रहे हैं, 20 साल से भी खा रहे हैं लोग। तो मतलब माई फादर ऑल्सो हैड दिस थिंग्स, तो उन्होंने भी 20-25 साल खाई है दवाई। तो लेकिन कोई ऐसी कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं होता है उनमें। तो इसमें डॉक्टर इसलिए अगर कहते लगातार खा सकते हैं इसको आप। उसमें कहते हैं प्रोस्टेट कैंसर फिर बड़ा आगे की तरफ अगर आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पीएसए बढ़ गया आपका, अगर अल्ट्रासाउंड में भी हाँ, बढ़ गया। बिल्कुल। पीएसए तो देखो, एक जो पीएसए की फुल फॉर्म है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। तो जब भी हमारा अल्ट्रासाउंड हम करते हैं और पेशेंट्स का प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा होता है, तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड को कंट्रोल करने वाली जो दवाई होती है वो देने से पहले हम लोग चाहते हैं कि हम पीएसए करा लें। कहीं ऐसा ना हो इस मरीज में ये कैंसर की वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हो रही हो, प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर हो रहा हो, तो और हम उसको सिम्टम रोकने वाली दवाई दे दें और ये कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो इसलिए ज्यादातर केसेस में हम कोशिश यही करते हैं कि जब भी किसी के अल्ट्रासाउंड पे प्रोस्टेट बढ़ी आती है और उसको सिम्टम्स है, तो पहले पीएसए करा लेते हैं। अगर वो नॉर्मल रेंज में होता है तब हम वो दवाई शुरू करते हैं, और अगर बढ़ा हुआ होता है तो उसके अलावा फिर वो कैंसर्स के हिसाब से उसकी पेशेंट की स्क्रीनिंग करके तब वो, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर ऐसा है जो 100% क्योरेबल है। प्रोस्टेट का है, ब्लैडर का कैंसर है, जो पेशाब की थैली का भी कैंसर हो जाता है, वो भी 100% क्योरेबल है। तो जैसे आजकल ब्रेस्ट कैंसर है, क्योरेबल है। अब तो इवन लंग कैंसर के भी जो है क्योर आ गया है। जो पहले लंग कैंसर तो मतलब कि गया पेशेंट, वो नहीं है। ब्लड कैंसर्स में भी ऐसा ही हो गया है कि ब्लड कैंसर्स के लोग जो हैं, एक्यूट तो ठीक है कि कुछ परसेंट केसेस में नहीं कुछ भी हो पाता, लेकिन काफी तरीके के कैंसर जो हैं वो अब पूरी तरीके से, जैसे बाकी बीमारियां हैं कि डायबिटीज का इलाज चल रहा है, ऐसे ही कैंसर का भी इलाज चलता है। 20-20 साल से लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनको 20 साल 25 साल पहले पता लगा था, हर 6 महीने में वो फॉलो अप करते रहते हैं और ठीक चल रहा है। तो कैंसर भी अब कोई ऐसे अब लाइलाज वाली बीमारी की कैटेगरी में नहीं आएगा कि जैसे लोग कैंसर हो गया मतलब कि लोग डर गए और अब 6 महीने रह गए, ऐसा अब कैंसर के साथ वो रहा नहीं। क्या ये डॉक्टर साहब कैंसर के लोग कहते हैं कि हर एक के बॉडी के अंदर होता है वो, मतलब उसके वो प्लस माइनस होते रहते हैं, ऐसा कुछ होता है या मतलब रेगुलेटर ऑफ सेल्स होते हैं क्या ये? तो लोग का काफी भयभीत रहते हैं ना कैंसर का नाम सुनते हैं, मतलब मैं कुछ समझ नहीं पाया आपका सवाल, कुछ मतलब आवाज मेरा शायद बोला कि ठीक से नहीं। बॉडी के हर एक की बॉडी के अंदर कैंसर के सेल्स होते हैं क्या, मतलब तो मतलब बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, मतलब कोई चीज बढ़ जाती है? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली होता क्या है कि हर सेल्स बन रहा है, बिगड़ रहा है, हर समय एक साइकिल है। सेल, हर सेल का एक सेल साइकिल है कि उसने सेल ने बनना है और बिगड़ना है, बनना है बिगड़ना है, बनना है बिगड़ना है, ये हो रहा है। तो लेकिन कभी कभी ये जो है ना, किसी खास एक तरीके के सेल्स बहुत ज्यादा बनने लगते हैं। वो बन रहे हैं, डैमेज नहीं हो रहे, बस बन रहे हैं बन रहे हैं, और बहुत तेजी से बन रहे हैं। जब वो बहुत तेजी से, मतलब उनकी गति, डैमेज होने की गति जो है वो कम हो जाए और बनने की गति ज्यादा हो जाए, तो वो उसी तरीके की सेल्स एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है, तो ट्यूमर की गांठ या रसोली या इस तरीके की चीज तब हम बोलते हैं। और जब ये लाइफस्टाइल, कैंसर को भी ना आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर माना गया है। लाइफस्टाइल किस तरीके से कि आपको आपका जो है ओबेसिटी एक जो बीमारी है, जो मोटापा जो है, ओवर ईटिंग जब आप करते हो, तो आपकी हर सेल्स के अंदर ही फैट भरा हुआ है, आप अपने मोटापा बढ़ता जा रहा है, तो वो भी आपको कई तरीके के कैंसर्स को जन्म देता है। तो वो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी एक जो है ना कैंसर का, मतलब जो ओवर ईटिंग या टॉक्सिन्स, कोई जहरीले तत्व, पॉल्यूशन, तो हर चीज आपको कंट्रीब्यूट करती है। स्लीप ठीक नहीं है, स्ट्रेस आपको बहुत रहता है,
तो सब चीजों का जो बुरा असर पड़ता है सेल्स के ऊपर, वो कोई भी सेल्स कैंसरस सेल्स बन सकती है। जी नहीं, सब पूछ लीजिए, कोई और सवाल या किसी को कुछ पूछना सवाल। हाँ, मैं डॉक्टर साहब अगर आजकल ये बंदर और कुत्ते काटने का बहुत चल रहा है। आप कई वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं कि रास्ते में कुत्ते ने काटने। कानपुर में तो एक आध कोई बेचारी लेडी टीचर थी, स्कूटी पे जा रही थी, कुत्तों ने दौड़ा लिया, शी फेल डाउन, उनका हेड इंजरी हुई, शी एक्सपायर्ड। तो यहाँ पर जो रास्ते में बहुत काट रहे हैं, बंदरों का बहुत हो गया मंदिरों के आसपास या जहाँ पर भी थोड़ा पेड़ पौधे हैं या जंगल वंगल टाइप के कह लीजिए, बाग बगीचे हैं। तो इसमें इमीडिएट कहते हैं कि विद इन 24 आवर्स एक वो लगवाना चाहिए, इंजेक्शन लगता है सर। एंटी तो एंटी रैबिस। हाँ, लेकिन एंटी इसमें, हाँ रेबीज वाला लगाना चाहिए। लेकिन इसमें इमीडिएट क्या करना चाहिए उस वक्त? तो उसको तो 24 आवर्स के लिए कर देगी, वहां से शुरू हो जाता है साइकिल, 5 या 6 का इंजेक्शन का कोर्स है। देखिए, इसमें होता क्या है कि जो कभी भी आपको कोई भी जानवर काटता है, खासतौर से कुत्ते से ही ये रेबीज देखा गया, और ये हम बहुत कॉमनली देखते हैं। अब प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, मुझे इतने साल हो गए, मैंने आज तक बंदर के काटे का कोई रेबीज होते हुए नहीं देखा। हम्म। ठीक है, हुआ क्या है कि थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट, अब मे बी कि क्योंकि किताबें कहती है तो हम मान लेते हैं, लेकिन एक खास तरीके के बंदर्स में जो हमारे इंडिया में नहीं पाए जाते हैं, उन बंदर में वायरल रेबीज के वायरस देखे गए उनके लार में। तो वो बंदर, फिर वो बंदर मतलब बंदर आ गए और हम इन बंदरों को भी वो करने लगे। अदरवाइज मैंने जो इंडियन लिटरेचर है उसमें मेरे को कभी मिला नहीं कि हम जो सामान्य बंदर जो होते हैं हमारे, इनमें वायरस रेबीज के हों और रेबीज का। इनको काटने से किसी को। लेकिन अब क्योंकि चीजें हैं कि वो बिल्ली से भी हो सकता है, इस बंदर से भी हो सकता है, कुत्ते से तो होता ही होता है। तो वैक्सीनेशन हम भी, क्योंकि जब पेशेंट के माइंड में इतना ज्यादा होता है तो हम भी कहते हैं ठीक है भाई लगवा लो तो अच्छा है, अब कल को, क्योंकि इसका कोई इलाज तो है नहीं रेबीज का, सबसे बड़ी दिक्कत है। तो सबसे पहला काम, कभी भी कोई भी जानवर काट रहा है तो उसको काम को आप जो है धो दे जख्म को। जैसे पुराने जमाने में तो ये होता था, नल वगैरह आसपास होते नहीं थे, पानी होता नहीं था, तो आपको अगर मालूम होगा तो आप तो मेरे से बाद की जनरेशन के ही हैं, तो आप पेशाब करने के लिए बोलते थे कि कहीं भी कुत्ते ने काट लिया, मतलब हमने तो देखा है इसको ऐसे करते हुए और हमने करा भी है कि पेशाब करके उसको धो देते थे। तो वो जो कीटाणु है आपके 50% खत्म हो जाते हैं। तो वरना आप किसी भी नल में अच्छे से धो दें, और आपके पास अगर साबुन है, साबुन लगा दें, उससे धो दें, डिटॉल है, डिटॉल से वॉश कर लें। तो ये आप अगर कर देते हैं तो आपके कीटाणु, आपके मान लीजिए 60 70 80 90% तक आप कीटाणुओं को वॉश कर देते हैं, चाहे है या नहीं है, चाहे साधारण कीटाणु भी हो उसमें। रेबीज के कीटाणु तो हो ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई जानवर है तो गंदे कीटाणु तो वैसे भी जरासीम, क्योंकि गंदी गंदी चीजें खाता रहता है जानवर, तो उसके मुंह में कोई दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। ये तो वायरस है। तो इसलिए हमें जो कर मतलब वॉश करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि जब भी हमें ऐसी स्थिति मिले तो उसको हम अच्छे से धो लें। खून बह रहा है तो बहने दें। दूसरी चीज क्या होती है कि जो इस तरीके के जानवर काटने से जहां हम रेबीज सस्पेक्ट करते हैं वहां पे हमें पट्टी नहीं करनी चाहिए। बहुत ज्यादा कट गया है तो टांके भी नहीं लगाने होते। ओके। जब हम ज्यादा कहीं कट गया, हमें लगता है कि ये वायरल इन्फेक्शन होगा और बहुत ही बड़ा हो गया है, तो अगर हमें टांके लगाने भी होते हैं, किसी इतना ज्यादा ऐसा जख्म हो गया है, तो उसमें हमें फिर एंटी रेबीज, एक तो वैक्सीन तो अलग चीज है, एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबिन्स भी होती हैं, एंटीबॉडीज, तो वो भी हमें देनी पड़ती है। कि अगर हमें लगता है कि वायरल लोड बहुत ज्यादा हो सकता है, इसमें हमें कीटाणु बहुत ज्यादा होंगे, तो इम्यूनोग्लोबिन्स भी दी जाती है इसके अगेंस्ट करने की, जो उसी समय जहर गया उसको तो न्यूट्रलाइज करो। क्योंकि वैक्सीन ने तो काम करना शुरू करना है अगले 2 हफ्ते में। वैक्सीन आज ऐसी दवाई नहीं है कि आज आपने लगाया तो आज ये, तो यही माना जाता है कि आज अगर कम कीटाणु गए हैं अंदर, तो ये 2 हफ्ते बाद बहुत ज्यादा कीटाणु बढ़ जाएंगे, उस समय हालत खराब होगी मरीज की। हमने आज वैक्सीन दे दिया तो एंटीबॉडी भी बन जाएंगी उसके अगेंस्ट, और 2 हफ्ते बाद ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए, लेकिन अगर जब भी हमें डाउट होता है कि ये तो वायरस जो है मतलब रेबीज के कीटाणु इस कुत्ते में तो होंगे ही होंगे, तो हमें इम्यूनोग्लोबिन्स भी देने की जरूरत पड़ जाती है। हमें पता लग गया कि ये तो मर गया और इसको पागल ही था ये कुत्ता, तो ये कई डॉक्टर साहब, लोग। डॉग बाइट जो है उसके इंजेक्शन कितने ड्यूरेशन के बीच लगने चाहिए? देखो, इमीडिएटली कहते हैं कि 6 घंटे में, लेकिन मैक्सिमम 24 घंटे में लगे तो फायदा होता है। लेकिन ना लगने से तो अच्छा है कि आप उसके बाद भी लगा लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका डिले भी हो गया नहीं, एक किसी वजह लगेगा, से। फिर 4 लगना है टोटल?
नहीं, मिनिमम 5। अभी तक जितने भी रेबीज के जो भी शेड्यूल आए हैं सब में 5 मिनिमम होते हैं, छठा भी कभी कभी ऑप्शनल होता है। तो उसमें तो हम पहला लोग तो जीरो कभी, डे पे लग जाए, हाँ जी, पहला जो इंजेक्शन है वैक्सीनेशन वो जीरो डे पे लग जाए, हाँ फिर जीरो, उसके एक हफ्ते जीरो बाद लगे। 3 7 14 30 ये शेड्यूल होता है। 7 14। पहला 0 दिन पे लगा, दूसरा 7वें पे लगा, 3 पे तीसरे दिन लगा, फिर 7वें दिन लगा, 14वें दिन लगा और फिर 30वें दिन लगा। ठीक फाइन। जैसे ओके रात में डॉक्टर। अगर चूहा काट के चला जाए फिर क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, उसी को चला गया चला गया, अब क्या करे, वो तो अपने घर चला गया। नहीं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि चूहे चूहे हैं, उसके, हो सकता जब है आपको जब, नहीं कुछ नहीं, चूहे से कुछ नहीं होगा। जब आपको पता लग गया तो इन्फेक्शन का खतरा है वहां पर, तो कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं आप। तो ज्यादातर ऐसा कुछ नहीं होगा, एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लें। और अगर आपको लग रहा है कि वहां पे वो दूसरे तीसरे दिन आपको लगे कि ये तो पक गया है, या इसमें लाल पड़ गया है, या इसमें कुछ और दिक्कत दिख रही है, तो फिर डॉक्टर से जरूर सलाह करें। अदरवाइज आप सिंपल, आपके नोटिस में आए कि कहीं खून का आपने वो देखा, तो वो आप उसको एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लें। और अगर डायबिटिक है तो आपकी शुगर बहुत अच्छे से नियंत्रित होनी चाहिए, नहीं तो वो दिक्कत का कारण बने। क्योंकि डॉक्टर उसमें क्या साहब एक कहते हैं कि अपना सिस्टम अल्कलाइन रखो तो बहुत सी बीमारियां इंक्लूडिंग कैंसर, कैंसर वो नहीं हो सकता आपके बॉडी में। ये जो विषय है ना, बड़ा कंट्रोवर्शियल सही है। हाँ, यानी मिथ इसका मिथ तो अभी, मैं इसलिए मैंने क्या पूछा है कि आपसे। ये जो बड़ी वैसी सी रिसर्च है, अब मतलब हम लोग के मेडिकल उसमें इतना ज्यादा डॉक्यूमेंटेड नहीं है ये चीज। ठीक है, कुछ लोग कर रहे हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन है, आ रही है। अब वो कई बार ऐसी चीजें होती हैं तो वो सामने भी नहीं आती इसको कितना है, क्योंकि लेकिन जो आयुर्वेद में तो ऐसा कहा ही जाता है, आयुर्वेद के लोग रिकमेंड करते ही हैं इस चीज को कि हाँ अल्कलाइन जी। वाटर लें, डिटॉक्स वाटर। या आजकल इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट के तहत जगह जगह, इवन बाहर तो मैं गया था एक होटल्स में भी जो है डिटॉक्स वाटर, आप जाते हो आप डिटॉक्स वाटर ले लो, वहां पर अवेलेबल रहता है। कि होटल्स में आपको डिटॉक्स वाटर भी ले सकते हो आप नॉर्मल वाटर की बजाय, तो वो मिलता ही है, उन्होंने एक नॉर्म बना रखा है कुछ होटल्स वगैरह में। अल्कलाइन। तो वो एल्कलाइन वाटर ही होता है, डिटॉक्स वाटर। तो अब उसका रेगुलर उसको करने से कितना फायदा है, या वाकई ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता, कि बहुत बड़ी स्टडी नहीं होती, क्योंकि प्रिवेंशन के लिए स्टडी करने के लिए पैसा चाहिए हर स्टडी के लिए। तो इसमें पैसा कौन लगाए कि पानी पिला करके मरीज ठीक हो जाएगा, तो फिर रिसर्च के लिए फार्मा कंपनी पैसा लगाती है, सरकार तो लगाती नहीं है। दवाइयां तो फार्मा कंपनी वाले प्राइवेट लाते हैं, सरकारी तो दवाइयां रिसर्च की आती नहीं है बहुत। मुझे लगता है कि इंडिया में अब तक 2 या 3 दवाइयां आ पाई हैं जो सरकारी रिसर्च से आई हैं। तो बाहर भी यही है, सरकार नहीं इस पे पैसा खर्च करती, वो दवाई कंपनी वाला करते हैं। वो सोचते हैं कि इसका महंगा से महंगा होगा, तो हो सकता है बेनिफिट होगा। जब हमारा आयुर्वेद कहता है कि अल्कलाइन वाटर से फायदा होता है तो हमें यूज करना चाहिए, इसको मानना चाहिए। वो ऋषि मुनियों का एक तरह से वो हाँ जी। एक्सपेरिमेंट ही वो है, भी हमें नहीं वो भी मालूम, लेकिन वो किताबों में लिखे तो हुए ही है जो नहीं, इतने उन्होंने भी रिसर्च करके ही लिखा हुआ है। हाँ। लिखा हुआ है। वही ऋषियों मुनियों ने उन्होंने लिखा हुआ है, हमें नहीं मालूम, हमें वो लैंग्वेज नहीं मालूम, तो हमने पढ़ा भी नहीं है इसलिए। लेकिन अगर वो प्रैक्टिकली में जो संत लोग हैं, जो लोग इस चीज को अनुभव कर चुके हैं और वो कहते हैं, तो मेरे ख्याल से मानना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि आई ड्रॉप और साथ में मैंने अपनी मुझसे गलती हो चुकी है, तो आई ड्रॉप और होम्योपैथी की ड्रॉप दवाई, तो गलती से आई ड्रॉप की जगह मैंने आंख में वो डाल दी, मतलब अचानक होम्योपैथी वाली। ऐसे में फिर क्या करना चाहिए? मतलब मैंने तो फिर एकदम छींटे मार के इमीडिएट सामने। वॉश करो। हाँ, इमीडिएट वॉश देखो, कर। अगर जैसे ही आपको नोटिस हो जाए तो आपको वॉश करना चाहिए। इमीडिएट। अदरवाइज बहुत ज्यादा को पॉइजनस होगा तो जो उसने करना था वो जला चुकी होगी। अगर वो बहुत बर्निंग वाली चीज है तो वो तो तुरंत जला देगी, और विजन तो एकदम से ही पता लग जाएगा ना आपको, या तो सूजन इमीडिएट आ जाएगी, या रेडनेस आ जाएगी, या एकदम से विजन चला जाएगा। वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होगी तो केमिकल होगा तो नहीं, इमीडिएट यही करना चाहिए आपको। अगर एकदम से जैसे ही पता लगे तो आप उसको आइस को वॉश कर लो। वॉश को। अदरवाइज, और अब वरना तो बॉडी क्या होती है, तो पानी निकलता है ना आंख से, हम्म, वो वॉश करने का ही तरीका है। कि कोई भी चीज गलत हाथ लग जाए, कोई कीड़ा चला जाए, कुछ भी हो जाता है, धूल चली जाती है, तभी पानी निकलता है एकदम बहुत तेजी से। तो बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, बॉडी खुद ही निकालती है आंखों से पानी एकदम से और वॉश कर देती है उसको। तो जरा सा स्पेस है, 1-2 ml भी आएगा तो वॉश आउट हो जाता है, और आप खुद भी वॉश कर सकते नहीं, हैं उसको। अब तो हमने दोनों चीजों को ना दूर दूर रखना शुरू कर दिया, पहले पास पास रखे रहती थी ना। वो तो नेचुरल सी चीज है, वो सारी तो प्रिकॉशंस करनी पड़ेगी। और एक आपने सवाल शुरू में पूछा था, मैं अभी तक फिर हरपीस का। दोबारा से भूल गया, हर्पीस हरपीस के बारे में आप हरपीस पूछ का, रहे थे। यस यस। हरपीस के डॉक्टर साहब, बड़े तो मेरे 5-6 मित्र हैं, उन लोग को हरपीस हो गई, तो बड़े परेशान है, बड़े दर्द भी है उनको काफी। वो ये नहीं समझ पाते कि इसमें होम्योपैथी मेडिसिन लें या इंजेक्शन लगवाएं या एलोपैथी लें या कैसे करें, मतलब हर्पीस होती कैसे, मतलब ये मैं वायरस है कि इन्फेक्शन, क्या चीज है? देखो, हर्पीज एक ना वायरल इन्फेक्शन होता है। तो जो हर्पीज
एक तरह से कह सकते हैं स्किन का एक वायरल इन्फेक्शन कह लो। लेकिन बेसिकली क्या होता है, शरीर में वो इन्फेक्शन होता है, जैसे चिकन पॉक्स वगैरह जो होती है, ये भी एक वायरल इन्फेक्शन होता है, हर्पीज इन्फेक्शन ही होता है वो। तो वो जब आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो कुछ कीटाणु जो है, वो जो नर्व रूट्स है, जो नर्व्स होती है जिनसे हमको सेंसेशन होती है या दर्द का महसूस होता है, तो वो उनमें रह जाता है कुछ समय तक। और रहने के बाद क्या होता है, जब वो कुछ समय तक उसमें रह जाता है, तो कभी भी जब भी आपकी इम्यूनिटी कम होती है, तो इम्यूनिटी कम कब कब होती है, आपको कोई बहुत इन्फेक्शन हो जाए, सीवियर इन्फेक्शन हो जाए, तब आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है। आप डायबिटीज के रोगी हैं तब आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है। प्रेगनेंसी के समय हो सकता है, ठीक है। वैसे वो कोई कैंसर आपको हो गया है तब आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है। कुछ ऐसी मेडिसिन चली जो इम्यूनिटी को कम करती हैं, तब आपको तो वो फ्लोरिश हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन। तो वो नर्व के अंदर इन्फेक्शन होता है। तो अभी क्या होता है कि शुरुआत में जब वो बढ़ रहा होता है तो दर्द दर्द होता रहता है, कोई निशान नहीं आता, कोई रैशेस नहीं होते। एक एक दो दो हफ्ते तक लोग दर्द करते रहते हैं, कभी चेस्ट वाले डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं, कभी स्किन वाले डॉक्टर, इसके क्या नाम है, हार्ट वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर हार्ट वाली साइड पर हो गया तो वो हार्ट के डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी चेस्ट के पास जाते हैं, कभी हड्डी वाले के पास जाते हैं। समझ नहीं आता कि क्यों दर्द हो रहा है। तो नॉर्मली हम लोग अब जब, और एक्सपीरियंस के बेसिस से हम पहले ही पेशेंट को बोल देते हैं या पूछते हैं उससे कि जहां आपको दर्द हो रहा है कोई दाने दाने तो नहीं हो गए हैं। और ये आप भी दर्द की दवाई भी हम देते हैं तो उसको बता के भेजते हैं कि अगर जैसे ही आपको लगे कि दाने हो गए हैं या शुरुआत हो गई है, कोई दाना निकल गया है इस तरीके से, तो आप जो है तुरंत आइए, ताकि हम आजकल, ये वायरल इन्फेक्शन है लेकिन इसकी दवाई अवेलेबल है, एंटीवायरस अवेलेबल है हर्पीस के अगेंस्ट। तो वो अगर आप इमीडिएटली जैसी दाना पहला निकले और आप उसको वायरल की दवाई शुरू कर दें, 5 दिन या 7 दिन का कोर्स जैसे डॉक्टर कराना चाहें, तो उसके बाद ये इसका इलाज करना जरूरी क्यों होता है, क्योंकि हर्पीस जोस्टर के साथ ना पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया हो जाता है, मतलब नर्व में है क्योंकि ये इन्फेक्शन, तो ये दर्द करता रहता है और दर्द बहुत ज्यादा सीवियर करता है, किसी भी दवाई से ठीक नहीं होता। साधारण दर्द की गोलियों से तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। वो नर्व्स वाली दवाइयां जो है वो ही स्पेसिफिकली देती रहती हैं, वो ही कुछ काम करना पड़ता है। कभी कभी 6 महीने साल भर भी लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि इसे एक मकड़ी, जो मिसकंसेप्शन है कि ना, इसको हर्पीस को जब वो दाने दाने बहुत सारे हो जाते हैं तो वो इसको, कई बार कुछ लोगों को दर्द होता नहीं है या होता भी है तो अननोटिस रह जाता है और सीधे दाने दाने ही निकलते हैं। उसको सोचते हैं कि वो नहीं मकड़ी डॉक्टर साहब मल इसको, गई, ऐसा सोचने लगते हैं। देखो डॉक्टर साहब इसको पुराने जमाने में जनेऊ बोलते थे, ऐसे जाता है जनेऊ। हरपीस को पंजाब में हमें याद है जनेऊ बोलते थे। फिर जनेऊ की देखिए तरह ऐसे ये, एक यहाँ हाँ, से शुरू होता है, पीछे जाता है, ऐसे जाता है। वो एक साइड इसका पर नाम होता है। हो सकता है अगर पंजाबी में इसका वो नाम जनेऊ जैसी जनेऊ है। पसंद भी हो सकती है। बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो नर्व्स है ना, वो रीढ़ की हड्डी से निकलती है और आग हाँ पीछे से निकल करके आगे की तरफ आती हैं। तो इन्फेक्शन ज्यादातर पहले आगे एग्जैक्टली। हुआ है उसके टिप्स पर, उसके बाद पीछे की तरफ होता है। हाँ जी। हाँ तो इसको जनेऊ बोलते हैं, हमारे पंजाब साइड में इसको जनेऊ बोलते थे। बिल्कुल हो सकता है, वहां पर शेप बन सकती है, जनेऊ जैसी शेप उसकी बन सकती है। लेकिन खास तौर से क्या होता है कि ये रीढ़ की हड्डी के एक ही साइड पर होगा। वैसे ऐसे जाता है, एक ऊपर, साइड लेकिन वो जाता है। नीचे नहीं आएगा, दूसरी साइड पर नहीं जाएगा, वो एक ही नहीं साइड इधर पर ही, रहेगा। यही यहाँ तक आता है बस। हाँ, मतलब वो एक साइड से पीछे से निकल के यहाँ तक आ सकता है बस, बीच मिड लाइन के हाँ इधर ही। जी, हाँ जी, चाहे वो वैसे पीछे हाँ आए जी, वो, हाँ जी। लेकिन ये हमारे पैर पे भी हो सकता है, ये हमारी पेट वाले हिस्से हिस्से पे भी हो सकता है, तो कहीं पे भी हो सकता है। ये कि हाथ में भी हो सकता है, ये आंख में भी हो सकता है। हाँ। हर्पीज जोस्टर ऑप्थेल्मिकस बोलते हैं जब आंख वाले, इस वाले यहाँ पर, इस वाली नस में हो जाता है। तो तो जिस यहाँ जगह से पर हो जाता है उसी तरीके से उसका नाम रख दिया जाता है। तो लेकिन वही चीज है कि अगर आपने जल्दी डिटेक्ट कर लिया तो वायरस की दवाई दी आप ठीक हो। इसके लिए आजकल वैक्सीन भी आ गया है। तो 50 साल की उम्र के बाद सभी लोगों के लिए रिकमेंडेड है, इंडिया में भी आ गया है, विदेशों में तो पिछले 10 साल से यूज हो ही रहा था, तो अब इंडिया में भी अवेलेबल हो गया है वैक्सीन। अगर जिन लोगों को नहीं हुआ है पहले हर्पीस, तो वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। बस एक ही दिक्कत है, जब भी कोई नई मेडिसिन आती है तो वो बहुत कॉस्टली होती है। 10,000 के तो आसपास वैक्सीन करीब। ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो क्योंकि दो कितने साल डोजेज तक लगानी होती है मिलेगी? इसकी, हम्म 2 डोजेज लगानी होती है और एक डोज की कीमत लगभग 10,000 रुपए है, हम्म ये तो कितने टाइम तक इफेक्टिव रहती है डॉक्टर साहब ये? लाइफ लॉन्ग। लाइफ लॉन्ग है, फिर तो ठीक है। 2 डोजेज एंड लगानी है, एक मतलब 1 महीने के अंतर पे लगेगी। जब भी आप लगाएंगे फर्स्ट डोज, फिर 1 महीने पे दूसरी डोज, तो वो आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देती है। ऐसा जो इसमें जो लेडीज के लिए भी तो आई भी है मेरे ख्याल से, कुछ 14 साल के बच्चे के बाद भी जो कैंसर के कुछ आए हुए प्रोटेक्ट मतलब
लड़कियों के लिए, गर्ल्स हाँ के लिए? वो तो वैक्सीन्स वैक्सीन्स तो आती ही हैं, वो तो बच्चों के लिए जो फीमेल जो है बच्चे हैं आजकल उनको मेल्स में भी लगता है वो कैंसर वैक्सीन जो है वाले ना। में, कैंसर। हाँ सर्वाइकल कैंसर्स के लिए, हम्म, और मेल्स में भी कुछ खास तरीके के कैंसर्स के प्रोटेक्शन के लिए, मतलब मेल जैसे हम लोगों ने अपने बच्चों को लगवाया हुआ है, दोनों मेरे तो दोनों बेटे हैं उनको भी लगाया हुआ इंजेक्शन। नहीं तो उसकी एज कौन सी होती है सर, डॉक्टर साहब? मतलब किस एज के ये बाद यंग एज नहीं, वाली, ये वैक्सीनेशन जो है ना मतलब वैक्सीनेशन तो 24 लगती है साल ना? तक के आसपास आप दे सकते हैं, 24-25 साल तक। 14 साल को, ओके। 12-14 साल से लेकर 24-25 साल तक दे मतलब सकते उसके हैं। लिए ले सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। वैसे आपका टाइम बहुत कम रहेगा, तो एक चलते चलते हम ये पूछना चाहेंगे, जैसे कि हार्ट के में जो पेन उठता है, और कई बार आदमी गैस का पेन समझ लेता है, तो ये कैसे हम महसूस करें कि ये पेन जो है हमारा गैस का है या हार्ट से संबंधित है, मतलब? क्योंकि जब तक वो समझता है कि ये पेन मेरा जो है गैस का है, तब तक बहुत देर हो जाती है कई बार ना। मैं इससे पहले ना एक और चीज का बोलना चाहूंगा, फर्स्ट जी एड में ना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के जी लिए। जी जी, तो बताएं वो मैं बताएं। पहले बताना चाहूंगा, जी जी good। जिसमें क्या होता है कि कभी कभी कोई आदमी चक्कर खा करके गिर जाता है। बिल्कुल। धूप में हुआ, बहुत देर तक लाइन में खड़ा रहा हम्म धूप की वजह से, या घर में जैसे आप एकदम से बेड से उठे और चक्कर खा गए और गिर गए। तो ये क्या होता है कि जब ओल्ड एज हो जाती है खासतौर से, या जो लोग पानी कम पीते हैं उनको क्या होता है, एक पोस्चरल हाइपोटेंशन हो जाता है या वेजोवेगल हो जाता है। पोस्टरल हाइपोटेंशन तो जैसे ओल्ड एज में खास तौर से होता है कि जब अगर पानी आपके शरीर के अंदर कम है, तो जैसे एक बॉटल कोई पूरी भरी हुई है, ऊपर ऊपर तक भरी हुई है, उसको आप ऐसे रखो या ऐसे रखो कोई नहीं फर्क पड़ेगा। अगर ऐसे रखी हुई है पूरा भरा हुआ है तो दिमाग को ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, लेकिन अगर वो पूरी भरी हुई नहीं है तो ब्लड सर्कुलेशन तो हो रहा है, जब ऐसे करेंगे तो ब्लड नीचे आ जाएगा, तो माइंड को ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो जाता है। तो जैसे ही माइंड को ब्लड सर्कुलेशन खत्म होगा तो वो चक्कर खा करके चक्कर खाओगे आप, और चक्कर खा करके आप गिरते हो तो आपको, जैसे ही आप गिरते हो तो ब्लड सर्कुलेशन फिर से आपके ब्रेन में चला जाता है, तो आपको थोड़ी देर बाद होश भी आ जाती है। लेकिन कभी कभी नहीं आ रही होती है और लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती उस ऐसे आदमी को उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये बॉडी का रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है, आपको क्या करना है, मरीज नीचे गिर गया है तो नीचे गिरे, उसके कपड़ों से ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि उसके ब्लड सर्कुलेशन जल्दी से मेंटेन हो, उसके पैरों को आपको उठा करके ऊंचा कर देना है। हम्म। आप थोड़ी देर 30 सेकंड 1 मिनट तक अगर उसके पैर थोड़े से ऊंचे रखेंगे, ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन हो जाएगा, तो वो जल्दी रिकवर कर जाएगा, बजाय इसके कि आप जैसे ही वो गिरा और आपने तुरंत रिफ्लेक्सली उठा करके बिठा दिया। तो ये चीज एक हमेशा ध्यान रखें कि कोई अगर गिर जाता है तो उसके पैर ऊंचे उठाने हैं आपको, ना कि उसको उठा करके फिर से बिठाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और साथ साथ जो एक और चीज मैं कहना चाह रहा था कि एक होता है वेजोवेगल, जैसे बच्चों में भी हो जाता है, धूप में खड़े हैं बहुत देर तक, तब हो गया, लाइन में लगे हुए हैं तब हो जाता है, तो वहां भी कोई भी ऐसी स्थिति आती है तो पैर आपको उसको वहीं लेटे रहने देना है। उसका जो कपड़े वपड़े हैं थोड़े आप ढीले कर सकते हैं और उसको पैरों को ऊपर उठा सकते हैं ताकि ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन हो जाए और थोड़ी देर में ठीक आ जाए। लेकिन अगर नहीं होश में आता है तो जरूर फिर वो, या बार बार ऐसा हो रहा है तो फिर डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए, और पानी पीना तो कम से कम बढ़ा देना चाहिए ज्यादातर ऐसे लोग को। ठीक है। डॉक्टर साहब, न्यूमोकोकल ये इंजेक्शन लगाना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। देखिए वैक्सीन क्या होता है कि हम बच्चों को वैक्सीन क्यों लगवाते हैं, क्योंकि बच्चों में इम्यूनिटी नहीं बनी हुई होती, और वो जो तभी तो इम्यूनिटी लगाना हमारी जो होती चाहिए। है वो 50 साल की इम्यूनिटी के बाद, उम्र के बाद आके लगभग खत्म हो जाती है। चाहे वो हमें माँ के दूध से मिली थी, चाहे हमें वैक्सीन से मिली थी, लेकिन 50 साल के बाद हमारी इम्यूनिटी के जो देखा गया है कि वो सेल्स कम होते जाते हैं, इम्यूनिटी कम होती जाती है बीमारियों से लड़ने की साथ। तो ऐसे में अगर कुछ वैक्सीन अब आजकल अवेलेबल हो गए हैं, तो उसको एडल्ट वैक्सीनेशन बोलते हैं। उसमें एक न्यूमोकोकल वैक्सीन भी है, एक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी है, और एक जो अभी मैं हम लोग बात कर रहे थे herpes zoster की, ये भी एक वैक्सीन है। तो कुछ खास के लोगों को हमें एक हेपेटाइटिस बी का भी वैक्सीनेशन 50 साल के बाद कराने की जरूरत हो जाती है। खासतौर से जिनकी किडनी थोड़ी कमजोर हो तो उन लोगों को हम हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन भी रिकमेंड करते हैं। लेकिन इन्फ्लुएंजा, न्यूमोकोकल, और अगर ये जो herpes जोस्टर वाला इन्फेक्शन का अगर लगवा सके तो ये 3 वैक्सीन तो जरूर लगाने चाहिए। डॉक्टर साहब, जाने से पहले दो सवाल का जवाब जरूर दीजिए। एक तो ये कि अचानक जैसे नाक से खून आ जाता है, नक्सीर फूटना जिसको कहते हैं, एक उसका, और दूसरा ये कि आपकी घर में हम लोग कौन कौन सी दवाइयाँ रखनी चाहिए इमरजेंसी के लिए, फर्स्ट एड के लिए, और कौन कौन सी दवाइयाँ हम लोग ले सकते हैं अपने लेवल पे ही बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। दो चीजों का जरूर जवाब दीजिए। जैसे देखिए जब स्ट्रोक भी आपको ना स्ट्रोक नक्सीर आती है घर में, जैसे सबसे ये काफी चीजें हो जाती है, तो ऐसे में करा क्या जाए, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। तो नक्सीर में क्या होता है कि
ज्यादातर जो लोगों को आती है, एक तो ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा रहता है उसकी वजह से नाक के अंदर जो नस होती है वो फट जाती है, जो सुपरफिशियल होती है वो, तो उसमें से खून रिसने शुरू हो जाता है। ठीक है। एक तो क्या करना चाहिए, लिटाना नहीं चाहिए ऐसे पेशेंट्स को, आगे की तरफ मुंह करके बैठ जाना चाहिए, ऐसे आगे झुक करके। ठीक है। तो ताकि जो ब्लड है वो अंदर सांस की नली की तरफ ना जाए, जो ब्लड बह रहा है वो बाहर आ जाए। दूसरा क्या करना चाहिए कि आपको जैसे इस तरीके से आपको एक दबाव बनाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए इस तरीके से दबाव बना करके आप पकड़ करके बैठ जाएं, ऐसे। तो ये अब अगर आप 1 मिनट तक बैठेंगे तो जो खून जहां से रिस रहा है जिस नस से, अगर उस पर आपका एप्रोप्रिएट सांस मुंह से लेते रहे आप उस बीच में, जो खून जो रिस रहा है वो ज्यादातर कहीं पे भी जैसे खून निकलता है, आप उसको 1 मिनट का दबा तो दबा अगर देते आप हैं, खून पतला करने की दवाई नहीं चलती है तो वो कटिंग हो जाती बंद हो जाता है, अगर दबा के रख लो आप 1 मिनट तक। लेकिन जिन लोगों का खून पतला करने की दवाई चल रही होती है तो उनमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और इसके अलावा आप बर्फ की सिकाई भी कर सकते हैं, आइस क्यूब्स लेकर के बर्फ से सिकाई कर सकते हैं। गर्मियों में अगर नक्सीर वैसे हो गई है तो उससे भी, ठंडा जब हम लगाते हैं तो उससे भी नस सिकुड़ जाती है, तो खून का रिसाव कम हो जाता है। और फिर भी अगर नहीं रुक रहा है तो फिर तो हॉस्पिटल इमीडिएट जाना ही चाहिए। लेकिन अगर रुक भी जाए तब भी जाकर के नाक कान गले वाले डॉक्टर को उसके बाद दिखा लेना चाहिए कि ये, क्योंकि ये दोबारा भी हो सकता है। और ब्लड प्रेशर भी अपना चेक करा लेना चाहिए कि अगर ब्लड प्रेशर इसकी वजह है तो ब्लड प्रेशर को भी ठीक रखने के लिए और दवाई की जरूरत है, या जो भी आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो उसको दिखा लें। फिर अगला सवाल आपका दवाइयों के बारे में। हैं। दवाइयों में जो टॉप मोस्ट है ओआरएस, इलेक्ट्रोल पाउडर जो है ना, उसके पाउच आपके घर में हमेशा होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं का कारण है कम पानी पीना। तो यदि आप ओआरएस रखते हैं, आपको चक्कर भी आ रहे हैं तो पानी कम होने उसका कारण हो सकता है। आपको दस्त लग गए वो भी पानी कम उसका कारण होगा। आपको बुखार हो गया पानी कम हो जाएगा, वो भी आपके लिए दिक्कत का कारण है। तो आपको सबसे ज्यादा तो घर में ओआरएस जरूर रखना चाहिए। सेकंड नंबर पे आपके पास पैरासिटामोल की गोली, वो सेफ है, वो दर्द के लिए भी सेफ है, और आपके उसके लिए क्या नाम, दर्द के लिए फीवर भी के और बुखार के लिए भी, दोनों में काम करती है। तो पैरासिटामोल की गोली आप सेफली ले सकते हैं अगर आपको रिक्वायर्ड लग रही है। बाकी तो मैंने आपको बताई है बुखार के लिए क्या प्रॉब्लम है। और दर्द तो की गोलियां भी लगातार लेते रहना ठीक नहीं है, लेकिन अगर हाँ आपका डिसाइड हो गया कोई कारण नहीं है और आपको लेना पड़ रहा है तो एक एक गोली रोज लेके काम चल रहा है तो पैरासिटामोल की कुछ दिन तक जरूर खा सकते हैं, कि मेजर नुकसान नहीं होगा अगर आप बहुत ओवरडोज है या बहुत ज्यादा एक दिन में नहीं लेते हैं तो। ठीक है। तो दूसरा जो वो मिसकॉन्सेप्ट है कि लूज मोशन की गोली ये घर में हो वो घर में हो, वो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दवाइयाँ सरकारी तौर पे, जैसे आपने खांसी के लिए चूसने की गोली आपके पास हो गई, आप रखना चाहते हो, गैस के लिए एक आध कैप्सूल आपके पास, गैस वाला कोई भी कैप्सूल रख सकते हो घर में हो तो, या पीने के लिए डाइजीन वगैरह इस तरीके की दवाइयाँ जो आती हैं, एंटासिड जो हैं, वो घर में होना चाहिए, आप रख सकते हो। तो इसके अलावा तो बाकी जो दवाइयाँ आपको चल रही है वो आपको रखना है, या जो आपको रिलेटिवली किसी के साथ प्रॉब्लम हो। अदरवाइज बहुत ज्यादा दवाइयाँ जो है ना फर्स्ट एड के रूप में घर में रखना जरूरी नहीं है। पट्टी वट्टी का सामान हो आपके पास कि भाई चोट लग जाए, घर में गिर जाए, जलने के लिए आपको एक कोई वो क्रीम हो, कोई वो जलन वलन पे लगाने की, वो आप घर में रख सकते हैं। खून हो जाए तो पट्टी कॉटन, साफ कॉटन होनी चाहिए आपके घर में, कोई एंटीसेप्टिक क्रीम हो, डिटॉल होना चाहिए। तो यही चीज दवाइयाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टैबलेट्स वगैरह एंटीबायोटिक्स वगैरह वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है और बिल्कुल भी आवश्यक भी नहीं है कि एक डोज आपने ले ली कि नहीं ये हुआ था हमने ले लिया, क्या हुआ तो बुखार था ना, तो बुखार तो के लिए तो पैरासिटामोल चाहिए। बैक्टीरियल है वायरल तो पता ही नहीं है अभी, तो आप क्यों उस दवाई को एक या डोज दो डोज खाना है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि आपने एक डोज खा ली थी इसलिए आप ठीक हो गए, नहीं ऐसा नहीं हो रहा। वो आपको रिक्वायर्ड ही एक पैरासिटामोल की थी, बाकी तो आपकी बॉडी ने कवर कर लिया। क्योंकि एंटीबायोटिक्स आप खाते हैं तो उससे आपका रेजिस्टेंस और पैदा हो जाता है। स्ट्रोक के जलने के लिए लिए डॉक्टर साहब रह गई चीज, वो भी इम्पोर्टेंट। जलने पे कुछ लोग कहते हैं पानी डालना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि इवन घर पे कोई क्रीम है इस तरह एंटीसेप्टिक, या फिर इवन कहते हैं जो टूथपेस्ट अगर अवेलेबल है तो इमीडिएट टूथपेस्ट लगा दीजिए। नहीं, टूथपेस्ट बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। जलने पे मैंने जो किताब अगर आप पढ़ेंगे ना उसमें 3 डिग्री मैंने जो है जलने के लिए वो डिसाइड करी है। तो सबसे बेस्ट तरीका जो हल्का सा लाल हो जाता है और जलन कर रहा है, तो वो तो सबसे सेफेस्ट वुंड होता है कि उसको आप जो है 5 मिनट तक पानी में डुबो करके रख लें, ठंडे पानी में। तो वो आपकी जलन भी ठीक हो जाएगी और आगे भी कुछ नहीं होगा। लेकिन कभी कभी अगर थोड़ा सा डीप है तो मे बी कि छाले वाले आ जाएं बाद में, तो लेकिन आ भी जाए छाले तो उनको फोड़ना नहीं चाहिए।
और कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम आप रख सकते हैं घर पे, वो आप लगा सकते हैं उस पर बाद में भी, अगर सिर्फ इतने तक लेवल की है। लेकिन अगर खाल पूरी हट गई है और घाव का साइज जो है 3-4 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा घाव है, तो आपको ऐसे में डॉक्टर को दिखाना। छोटा घाव है, हल्का फुल्का जला हुआ है, तो डेफिनेटली आप घर में कर सकते हैं, 2-4 दिन, 5-10 या 10 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा बड़ा घाव हो गया है, जोड़ों के ऊपर घाव हो गया है, जोड़ के ऊपर जल गया है, कि उंगली के हाथ में यहाँ जल गया है, यहाँ पे घाव हो गया है, या पैर के या घुटने पर कहीं जल गया है, तो ऐसे में अगर आप, क्योंकि जब ये हीलिंग होगी तो ये जोड़ स्टिफ हो जाएगा आपका, तो ऐसे ऐसे घाव के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए, कि ताकि वो आपको गाइड कर सके कि कैसे इसमें ऐसा ना हो कि परमानेंटली वो प्रॉब्लम आ जाए और स्टिफ हो जाए जॉइंट्स। ठीक है तो ना बाकी डॉक्टर डिटेल में वो जो किताब है उसमें आप पढ़ सकते हैं, उसमें किस किस डिग्री के घाव पर क्या करना है। बस बिल्कुल कर धन्यवाद दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ले जाए। डॉक्टर चाचा तो आपसे एक चीज बताइए, रात को सोते वक्त ना बहुत से लोग ना मोजे पहन के सिर में कैप लगा के सोते हैं, क्या ठीक है? दोबारा से बताएं। काफी लोगों को गंदी आदत पड़ जाती है, ठंड में मोजे पहन लेंगे और सिर पर कैप लगा लेंगे। आ, देखो साइंटिफिकली ऐसा कोई बहुत फायदा या बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन जितने कपड़े कम से कम हो बॉडी की इम्यूनिटी के लिए उतना अच्छा है। मतलब अगर आप बिना पहने सो सकते हैं, क्योंकि आप कपड़े तो आप ओढ़ ही रहे हैं ना, रजाई आप ओढ़ ही रहे हैं, रजाई में ही आपके पैर हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत ठंड लगती है, तो बचाव में कोई नुकसान नहीं है, कर सकते हैं। नहीं नहीं, वो एक चीज पूछ रहे थे कि अगर ये ओढ़ के मतलब टोपी पहन के मुझे पहन के सोना चाहिए कि नहीं रात को सोते मैं टाइम। वही कह रहा हूँ कि अगर आपको ठंड बहुत ज्यादा लगती है और इससे आपको कंफर्टेबल लगता है, तो आप पहन सकते हैं, कोई बुराई नहीं, नहीं है इसमें, उसकी ऐसा गर्मी कोई से मेजर मतलब उसकी नुकसान नहीं है। गर्मी से कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मेरा पॉइंट ये था तब। नहीं मतलब मालूम नहीं, पड़ा कि गर्मी ठीक तो हो। आपको चाहिए ना, इसीलिए तो आप कर रहे हैं इसको। हम्म। ठीक है, आपका जो है बॉडी ठंडी है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इतना अच्छा नहीं है ताकि आपको वो गर्म रख पाए खुद, तो इसीलिए आपको उसको सपोर्टिव हेल्प लेने की जरूरत पड़ रही है। तो अगर आपकी सर्दी ज्यादा है और आपकी बॉडी नहीं उसको मैनेज कर रही है, तो आपको बाहर से हेल्प ले लेनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। अजय नेशनल स्ट्रोक, धन्यवाद। ब्रेन ब्रेन स्ट्रोक की कोई जो एलिमेंट्री दवाई डॉक्टर साहब को कहीं जाना है तो 7 बजे क्यों कंक्लूड करना है, फिर नेक्स्ट हो सकता है इसका 5 सेकंड ले लेंगे हम लोग डॉक्टर ना। साहब 8 सेकंड ले आपका लेंगे। बहुत आज आपने हम लोग की कितनी भ्रांतियां दूर की। डॉक्टर साहब ने जैसे 3 तरह की अभी तक किताबें हैं जो हम लोग को पता है। वो एक हाइपरटेंशन पे, और एक डायबिटीज पे, और एक फर्स्ट एड पे लिखा है शंकाएं भ्रांतियां और उनका निर्मूलन कैसे करना है। तो डॉक्टर साहब ने क्या आम पब्लिक के लिए लिखा, और ये बुकलेट बांटते भी हैं वहां पे, कि घर बैठ के भी आप अपना अपने बारे में सोच सकते हो कि कहाँ का आपकी अननेसेसरी जो डाउट्स हैं वो दूर करें। और ये एक ऐसा चिकित्सक ही कर सकता है जो चिकित्सक होने के साथ साथ एक ह्यूमैनिटेरियन ब्रेन और ह्यूमैनिटेरियन हार्ट रखता हो। मतलब अपने मरीजों के लिए एक कहना चाहिए ना, एक गार्जियन की तरीके सोचता हो, वही आदमी इस तरीके की बात करता है। अदरवाइज तो डॉक्टर्स मतलब अगर प्रोफेशनल चाहे तो वो तो चाहते हैं कि उनके पास मरीजों की भीड़ लगी रहे और हर चीज करते रहे। तो डॉक्टर साहब ने आज हम लोग की शंकाओं का जिस तरीके से बड़े मीठे अंदाज से, बहुत सही शक्ति का मैं ना कहूँ कि बहुत प्रेम के साथ हम लोग की हर तरह की बात का जवाब दिया। जैसे बात हो रही थी बंदर काट ले, कुत्ता काट ले, चूहा काट ले, कोई इरिटेशन नहीं डॉक्टर साहब। मैं तो फेस पे यही देख रहा था, ही वॉज रिप्लाइंग इट सो वेल एंड सो नाइसली, सो कूली। तो डॉक्टर साहब आपका एक बहुत बड़ा एसेट है ये आपके साथ, कि आप प्रोफेशन के साथ समाज सेवा भी कर रहे हैं, और साथ साथ आपने टेम्पर को अपना इतना रखा हुआ है, इतना कूल रखा हुआ है कि मरीज मुझे लगता है आपके पास आके वैसे उसकी आधी बीमारी दूर हो जाती होगी। लेकिन मुझसे एंड डरते आई बहुत है मरीज, जी मुझसे डरते बहुत है मरीज। मुझे नहीं लगता। आई डोंट बिलीव मैं कभी आगे डॉक्टर साहब गाजियाबाद में आपके साथ जरूर भेंट करूंगा, मिलूंगा। इधर आना होगा मेरा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा जब मैं आपसे मिलूंगा, कि आई एम रियली फीलिंग वेरी पॉजिटिव अबाउट यू। आपके आज के उद्बोधन के लिए आपने अपना समय निकाला, आपको 7 बजे कहीं जाना है तो 7 बजे गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक बार फिर हम आपको बुलाएंगे बाकी अपनी आवश्यकताओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू अजय डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद अजय डॉक्टर पलाचाव साहब। आपने समय निकाल समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा विचार है। जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं। जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को संतुष्टि मिले और दूसरों को कष्ट न पहुंचे। जिससे स्वयं को वेरी ट्रू, संतुष्टि मिले और दूसरों को कष्ट न पहुंचे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। प्रणाम बाबू जी।
मुझे कुछ कहना है। आप 7 बजे हैं, डॉक्टर साहब को आज कहीं जाना है, फिर उसके बाद नहीं में नहीं बात। नहीं 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 नहीं, कि कहना सिर्फ इतना था कि इतना खूबसूरत विषय था तो इसको आत्मोत्कर्ष वाले लिंक पर डाल देते और लोग भी इसका ये करते प्रतिदिन, जैसे ये विषय था डॉक्टर से पूछने वाला। सॉरी कि हम बोल रहे हैं, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट, हम देर से जुड़े तो इसका लाभ सबों को मिल जाता है। तो उस ग्रुप में प्लीज आप ये डाल दिया कीजिए, कौन सा कभी ग्रुप कभी है डालते हैं मिसेस? हमसे। ये कौन सा ग्रुप है आपका? ये जिसमें अमन भैया लोग हैं, ठीक है, हम डाल देंगे, ठीक है, उसमें ठीक। प्रतिदिन डाल दिया कीजिएगा ना, तो वहां से लोग इसमें उसमें एक बार डाले थे तो हम वहां से यहाँ आ जाते हैं, लेकिन सेव करके रखे हैं। तो जैसे ये विषय आप उसी को इतना सेव करिए, वो इम्पोर्टेंट हमेशा है। लिंक वही रहता है, हमेशा वो लिंक वही रहता हाँ नहीं नहीं, हम मेरा सेव है, लेकिन कहने का मतलब है कि ये प्रतिदिन अगर समय पर डाल दिया कीजिएगा तो वहां से लोग यहाँ आ जाएंगे, है। तो क्योंकि अमन जी से इम्पोर्टेंट कहिएगा, विषय वो हमें परमिट कर रहे हैं, जनरली मैं डालता नहीं हूँ, अमन जी कहेंगे तो मैं डाल दूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब परमिशन लेना होगा उसके डालने के लिए। जनरली नहीं, मैं कोई चीज डालता नहीं हूँ कभी किसी ग्रुप में, अगर अमन जी मुझे परमिट करेंगे मैं डाल दिया करूंगा। हाँ ठीक है। ठीक है, पढ़ा। ठीक है। बहुत बहुत हाँ। धन्यवाद। आइए 3 बार उनका चरण करते हैं। ओम शांति शांति। शांति शांति शांति। सबको सभी प्रणाम, पाठ। सबका बहुत 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 नमस्कार सभी को। धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः।